दोस्तों, स्वागत है आपका थ्रू लिटरेरी लेंस में। आज मैं राजेश रकीब आपके साथ हूँ और हस्बे मामूल साथ तो हैं डॉक्टर विनोद आसुदानी, लेकिन आज उनकी हैसियत एक शायर की है। वैसे तो आप जानते हैं हम दोनों बातचीत करते हैं रचनाओं पर आज हम बात करेंगे उन्हीं की एक रचना पर जिसका आपको भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब केवल एक समालोचक ही नहीं, विचारक ही नहीं, एक दर्शन शास्त्री ही नहीं, एक मनोवैज्ञानिक ही नहीं, एक समाज सेवी ही नहीं, एक आलिम ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और अभी आपकी किताबों की तादाद कहाँ तक पहुँची है? अब 37th वाह, क्या बात है। बुक 2-4 दिन में मार्केट में आ जाएगी। जी जी। और ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम्म। यूँ तो आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इंडियन नॉलेज सिस्टम हाँ की एक बास्केट आई है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। तो मुझे इसलिए अच्छी लगी किताब कि ये फाउंडेशनल लिटरेचर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। अच्छा, तो हमारे सिविलाइजेशन का क्या फाउंडेशनल लिटरेचर जो है, बुनियादी अदब है है, उस पर बात कर रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट टाइम जरूर इस किताब पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। जरूर जरूर, बिल्कुल। पर आज तो हम आपसे एक आपकी गज़ल जी सुनना चाहेंगे जी, और उस गज़ल पे फिर गुफ्तगू भी करना चाहेंगे हाँ, आपसे। हाँ। तो आप सुनाए हमें। बस ये गज़ल है जी। कुछ ख्यालात आए हम्म। और गज़ल की सूरत में ऐसा कहें कि रदीफ काफिया मिल गया। हाँ। और बहुत साधारण सा रदीफ है। हर किसी से खुशी से मिलता है। अच्छा, हर किसी से खुशी से मिलता है। हाँ। जब परेशान बहुत वो रहता है। आह, हर किसी से खुशी से मिलता है। जब परेशान बहुत वो रहता है। आसमां तू कभी जमी पे उतर। आसमां तू कभी जमी पे उतर। क्यों जमी से खफा सा रहता है। आसमां तू कभी जमी पे उतर। क्यों जमी से खफा सा रहता है। फेंक पत्थर पता करो तुम भी। फेंक पत्थर पता करो तुम भी। हाँ। कितना मजबूत दिल वो रखता है। वाह वाह। एक पत्थर पता करो तुम भी। कितना मजबूत दिल वो रखता है। कारवां की उसे फिक्र कैसी। कारवां की उसे फिक्र कैसी। नेक ख्वाहिश से जो निकलता है। कारवां की उसे फिक्र कैसी। नेक ख्वाहिश से जो निकलता है। और सारी शक्लें वजूद खोती हैं। सारी शक्लें वजूद खोती हैं। जब भी शीशा कोई बिखरता है। वाह वाह वाह। सारी शक्लें वजूद खोती हैं। जब भी शीशा कोई बिखरता है। आजकल इतना ही सुकून काफी। आजकल इतना ही सुकून काफी। दिल के ख्वाहिश कोई समझता है। दिल के ख्वाहिश कोई समझता है। और पेड़ से खौफ का बयां पूछो। पेड़ से खौफ का बयां पूछो। पत्ते पत्ते से खूब डरता है। पत्ते से खूब डरता है। और दस्तखत जिंदगी पढ़े कैसे। दस्तखत जिंदगी पढ़े कैसे। लम्हा लम्हा लहू से लिखता है। हर किसी से खुशी से मिलता है। जब परेशान बहुत वो रहता है। डॉक्टर साहब, कहने को तो आपने कह दिया कि कुछ ख्यालात आए थे और रदीफ काफिया मिल गया और बन गई बात, गज़ल बन गई। पर मैं तो कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। ख्यालात लगने में सादा लगते हैं, बंदिश भी सादा लगती है, लेकिन गज़ल सादा नहीं है। जो चीज़ बन पड़ी है, और 7 शेर हैं इस गज़ल में जी। एक मतला और 7 शेर हैं जी। तो जो बात साधारण बात से शुरू होती है, हालांकि वो भी इतनी साधारण बात तो नहीं है, हम आएंगे वहाँ से शुरू करेंगे, मतले से ही शुरू करेंगे। पर मेरा ये इम्प्रेशन बना इस गज़ल का, शुरुआती इम्प्रेशन तो ये बना है मेरा कि शुरुआत
हुई आराम से, जैसे क्रिकेट मैच की शुरुआत होती है, धीरे धीरे रन बनते हैं और आखिर में जो आके जो गति पकड़ते हैं, तो इस तरह से ये गज़ल भी जो शुरू हुई, साधारण सी बात से शुरू हुई, साधारण ख्याल से शुरू हुई, धीरे धीरे शेर 2-3 आगे बढ़े और उसके बाद जो ऊंचाइयां छू गई। तो मैं सोच रहा था कि ये ऊंचाइयां आखिर आई कहाँ से, ये गहराइयां आखिर आई कहाँ से, जब साधारण सी, हालांकि गज़ल में तो हर शेर अपना वजूद अलग रखता है, लेकिन फिर भी तो मुझे ये लगा कि जो शुरुआत है वो भी कोई ऐसी साधारण नहीं है। अब जुमला देखें साहब, तो जुमला एक बहुत ही आम रवाजी जुमला है कि हर किसी से खुशी से मिलता है जब परेशान बहुत वो रहता है, बहुत वो। अब कहने की कहन जो है ना, इसका कहना साधारण है, उसको आपने इतनी साधारणता से बात को कहा है कि सुनने वाला भी सोच ले अच्छा ये तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ये तो, पर ये बड़ी बात है। कौन ऐसा कर सकता है, मुझे बताइए, कि जब वो परेशान है तो हर किसी से खुशी से मिलता है। वो तो ये है कि तुम इतना क्यों तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, वो तो लेकिन यहाँ तो साधारण वो तो खुशी से मिलता है। परेशान जब वो रहता है तो इंसान अपनी परेशानी दूर करने के लिए चाहे खुशी को एक्सटर्नली ला देता है, फिर अंदर तक चली जाती है, ऐसा भी हो सकता है ना। बिल्कुल। तो ये कैसा होता है, बहुत बार एक तजाद होता है जिंदगी। हाँ, और हम कितना भी कहें कि तजाद एक बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन साधारण सी बात है नहीं। बिल्कुल। तजाद अपने आप में एक जिंदगी का अहम पहलू है कि जब आप परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, तो उस दुख से बाहर निकलने का मुझे लगता है सबसे बड़ा ये रास्ता है, कम से कम हम खुशी दिखाएं तो सही, चाहे वो बनावटी क्यों नहीं हो। क्या लगे जो खुशी को कभी नजर, हाँ, उसे हंस के गम से उतारिए। बिल्कुल है। तो खुशी को जब गम से उतार सकते हैं तो गम को खुशी से भी उतार सकते हैं। आप अगर खुश रहते रहें और धीरे धीरे आप एक साइकोलॉजी में प्रोसेस होता है, किसी भी चीज को आप इंटरनलाइज करते हैं जी, तो धीरे धीरे आप खुशी को भी इंटरनलाइज कर लेंगे। शायद फिर एक अपने आप में वो साइकोथेरेपी का काम करने लगेगी। ये बात मैंने बहुत साल पहले सोची थी डॉक्टर साहब, जब मैं एमए कर रहा था। तो मैंने ये सोचा कि दुनिया में कॉजलेस ग्रीफ है, हाँ, बेवजह का दुख है दुनिया में। इससे दो मुरादें हैं। एक तो वो दुख जो होता है, कायनाती दुख हो कह लीजिए, जो भी दुख कह लीजिए, कोई समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा दुख, इंसान दुखी रहता है जिसकी कोई वजह भी समझ में नहीं आती। तो ये कॉजलेस ग्रीफ दुनिया में बहुत है। तो मैंने सोचा कॉजलेस जॉय क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिना किसी वजह से भी हम खुश हो सकते हैं। कोई वजह नहीं चाहिए, कोई वजह ढूंढने की भी जरूरत ना हो। वजह ढूंढने की भी जरूरत नहीं, बस आज अच्छा लग रहा है तो आप नाच लीजिए, आप अच्छा लगता है तो आप गीत गाइए, अच्छा लगता है तो नृत्य करिए, अच्छा लगता है तो बफे रख लीजिए। बिल्कुल, दिक्कत क्या है? अच्छा लगता है तो हम शायरों को बुला लीजिए, हाँ जी, महफिल लगा लीजिए, बस महफिल करवा लीजिए। और देन दैट इज सेल्फ रीइंफोर्सिंग। और यहाँ मुझे ओशो का भी ख्याल आ रहा है कि एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज सेलिब्रेशन, उसको सेलिब्रेट करना भी चाहिए ना। और उसके बाद वो सेल्फ रीइंफोर्सिंग बन जाती है। मान लीजिए हमने सोचा कि अब जैसे 4 बज रहे हैं, तो हम आज की शाम को खुश होके बिताएंगे, 4 बजे से 8 बजे तक हम खुश रहेंगे, तो 8 बजे के बाद भी हम खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत मतलब तो आपने नब्ज पकड़ ली है। ये जो लाफ्टर क्लब का आइडिया है, लाफ्टर क्लब जबरदस्ती से लोग हंसते हैं, लेकिन हमें पहले लगता है ये क्या बात हुई, लेकिन नहीं, उससे वो तासुर जो असर, हाँ, तो वो बात है। अभी आसमां, हाँ, तू कभी जमीन पे उतर, हाँ, क्यों जमीन से खफा सा रहता है। देखिए, ये तो भाई आपने कहा था, खुदा अगर जमीन पे तेरा घर होता है, हाँ, मेरी तरह तू भी दर बदर। तो खुदा, सो कॉल्ड गॉड, या जहाँ जो भी हम गॉड के रूप में स्थापित कर लेंगे, तो जमीन पे होता है, तो वो ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ ही नहीं है शायद। बिल्कुल, शायद डे टू डे रियलिटीज, जीवन की जो बात है, उससे वो वाकिफ ही नहीं है। अब आसमां को वो आप मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो ऊंचे ऊंचे महलों में बैठने वाले लोग हैं, तो तू भी जमीन से उतर, क्यों जमीन से खफा सा रहता है। जमीनी स्तर का जो अनुभव है, हाँ, वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं है। और नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है, क्यों जमीन से खफा सा रहता है। वो उसको तिरस्कार से देखते हैं। स्लम्स, हमारे पास अगर कोई स्लम्स हो, घर के आसपास भी स्लम्स हो, तो हम झोपड़पट्टी हो, तो उस एरिया की वैल्यू कम हो जाती है। और दूसरी बात, जो इलीट क्लास है, they have disgusting attitude towards the lower classes। और आज जैसा, मैं तो सीधा कहता हूँ मनोज जी, पहले जैसे जाति प्रथा प्रबल थी, आज नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज वर्ग व्यवस्था प्रबल है। तो यहाँ देखिए, ऊंचे वर्ग का व्यक्ति मध्यम वर्ग का व्यक्ति निचले वर्ग को
छूना तक नहीं चाहता, बात तक करना नहीं, देखना तक नहीं चाहता। एक प्रश्न यहाँ पर छोड़ जाएंगे कि आप जिस भी वर्ग में बिलोंग करते हैं, आप हाई क्लास हैं, मिडिल क्लास है, लो क्लास है, आप सोचें कि आपके फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस क्या 99% कहाँ से आ रहे हैं? कि दूसरे वर्ग से हैं या नहीं है? कि 3 में से एक वर्ग में तो आप बिलोंग करेंगे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास। तो क्या आपके दोस्त, आपके परिचित, आपके जानने वाले, पहचानने दूसरे वर्ग से हैं? क्या रियली आप उनके कितने संबंध आप उनके साथ हैं? उठते बैठते हैं उनके साथ? कभी उनके घर गए, कभी वो मित्र कहलाए, कभी उनके जो प्रोग्राम्स है उसमें शामिल हुए। तो ये कुछ कसौटियां हैं जो हमारे समाज को एक सही तरीके से समाज शास्त्रीय ढंग से समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के विश्व की कि जिन वर्गों में, चाहे वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से या डिजिटल रूप से दुनिया जो बंट रही है, तो अलग अलग वर्गों के लोग परस्पर आपस में सामंजस्य रूप से तो छोड़िए, कांटेक्ट में भी नहीं रहते, संपर्क में भी नहीं रहते, तो इसलिए और एक दूसरे को वो हेय दृष्टि से देखते हैं, पागल समझते हैं, और इसलिए संवाद संभव नहीं है। तो ये जमीन से जो खफा वाली जो मेरी जो तशबीह है, इमेज है, आप किसी टॉपर बच्चे से पूछिए कि शून्य आना कभी पता है? शून्य आने वाले बच्चे के साथ वो फेलियर के साथ दोस्ती की है, बैठ के उसको पढ़ाने की कोशिश की है? कभी नहीं। मैं अपनी मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ विनोद जी, लेकिन मुझे जो तजुर्बा है, मुझे शून्य भी प्राप्त हुआ है परीक्षा, तो मेहनत से आ गया है, शून्य से करता है, तो मैं दोनों छोरों को छू सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। फेंक पत्थर पता करो तुम भी जी, कितना मजबूत दिल वो रखता है। अब ये तो दिल की मजबूती की कसौटी है, फेंको पत्थर। हाँ। वो वही बात आ जाती है जब लैला कहती है ना कि भाई अब जो है सो अब पत्थर चूली पर चढ़ा दो या पत्थर, हाँ। वो बात है कि अब चाहे अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे दीवाने को छोड़ दो, मुझे जो करना है कर लो। तो फेंक पत्थर पता करो, मजबूत दिल की मजबूती, ये बड़ा कितना भी बड़ा सदमा है कि तो पत्थर फेंकना एक सदमा है। हाँ। कितने भी सदमे आने दो, यदि हम दिल मजबूत रखते हैं, हाँ। तो सारे पत्थर सह जाएंगे। कारवां की जी उसे फिक्र कैसी, जो नेक ख्वाहिश से जो निकलता है, नेक ख्वाहिश से जो निकलता है, अक्सर वो अकेला ही होता है। बिल्कुल, एकला चलो, जी टैगोर ने कहा। हाँ। तो अब कारवां की फिक्र भी नहीं है उसे, फिक्र भी नहीं है। वरना तो फिराक ने कहा कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हाँ। तो जब हम चलते हैं तो कारवां की उम्मीद तो करते हैं कि भाई मेरे आगे मेरे पीछे, मेरे आगे कोई नहीं सही पर मेरे पीछे तो कारवां होते। हाँ, मेरे पीछे तो कारवां होते, कम से कम लोग अनुकरण तो करते जी। लेकिन ये भी नहीं, जो नेक ख्वाहिश है नेकी कर कुएं में डालो। बिल्कुल। तो नेक ख्वाहिश ऐसी चीज है कि हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, या फिर आयरनिकली आप कह रहे हैं कि उसे उम्मीद हो ही नहीं सकती। उम्मीद हो ही नहीं सकती क्यों? आपकी ख्वाहिश नेक है जी। नेक काम में लोग सहयोग ही नहीं करते जी। दुर्भाग्य ये, दिस इज द आयरनी ऑफ आवर सोशल सिचुएशन। सारी शक्लें वजूद खोती हैं जब भी शीशा कोई बिखरता है। ये बड़ा मुझे बड़ा पसंद आया था ये शेर सुनते हुए। शीशा बिखरने की जो आपने तस्वीर पेश की है यहाँ पे, जब भी कोई शीशा अब शीशा क्या है? शीशा एक परिवेश है, शीशा एक समाज है, मुआशरा है, शीशा एक पारिवारिक गठन हो सकता है, शीशा एक मसीहा है, शीशा एक रहबर है, शीशा एक प्रोफेट है। तो वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों लेवल्स पे जो शीशा है, जिसमें हम थोड़ा बहुत अपना प्रतिबिंब देख के समझते हैं कि अच्छा हम, क्योंकि क्या है ना, हम खुद क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए कि हमको शीशे की जरूरत है। हाँ। है ना? अदरवाइज हम इतने सुगने नहीं है, इतने सेल्फ कॉन्शियस नहीं है कि हम अपने आप को परख सकें। उसके लिए हमें शीशे चाहिए, जैसे बाल बनाने के लिए शीशा आवश्यक होता है ना। तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई विरले ही लोग होंगे सिवा हम जैसे लोगों को छोड़ के जिन्हें दिखाई नहीं देता, हाँ। जो शीशे के सामने खड़े न होते हो बाल बनाते समय। जबकि सोचिए तो बाल आपके हैं जी, सर आपका है, तो आपको शीशे की क्या जरूरत? शीशा बिखरता है तो सारी शक्लें वजूद ही खो देती हैं। शक्लों का वजूद ही शीशे से है। और वो जो इको चेम्बर, शीशे से मुराद यहाँ इको चेम्बर है, चाहे वो थॉट्स का इको चेम्बर हो, आइडियाज का इको चेम्बर हो, इमोशंस का इको चेम्बर हो, जैसे आई एम टॉकिंग माई सेल्फ आउट कहते हैं ना। तो कोई है, कोई मित्र है, कोई जानने वाला है, तो आप उससे बात करते हैं, प्रतिध्वनि आती है, उसके विचार आप सुनते हैं, ये शीशा है। तो शीशा जब कोई बिखरता है, कोई रिश्ता बिखरता है, कोई अरेंजमेंट बिखरता है, तो शक्लें ही टूट जाती हैं, क्योंकि शक्लों का अपना अलग वजूद कायम ही, शक्लों का अलग वजूद है भी। ये हमें कैसे पता चलता जब तक अपना प्रतिबिंब हम शीशे में ना देखें? भाई फर्ज कीजिए दुनिया में हम अकेले होते तो हमें ये भाषा तो कभी विकसित होती ही नहीं।
कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक इंसान हैं, हमें कुछ हैं, अलग हैं। अकेले व्यक्ति को सोचिए, तो शीशा जब होगा कि आपको पता चला कि आप कौन है क्या शीशा आपको बताया कि हु यू आर। तो ये एक बहुत अच्छा एक ट्रेजिक शेर मुझे लगता है कि जब भी शीशा कोई बिखरता है तो तमाम शक्लें जो है उसमें वजूद अपना खो देती हैं, क्योंकि अपने आप में वजूद कायम रखना बिना शीशे के बड़ा कठिन है। हालांकि कोई है, वजूद तो है, लेकिन पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ इट। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शीशे की आवश्यकता पड़ती है। और यही दोस्तियां हैं हमारी, यही जो बातचीत हमारी होती है, कम्युनिकेशन एक दूसरे से होता है, तो ये सब दर्पण है, ये सब शीशे हैं। आजकल इतना ही सुकून काफी जी। दिल की ख्वाहिश कोई समझता है, पूरी करना तो बात अलग है, पूरी करना तो साहब बहुत अलग बात है। कोई ख्वाहिश भी आपकी समझ जाए तो ये बहुत है। सेम रेजोनेंस, सेम वेवलेंथ पर आप आ जाएं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। इसमें अगे जी का जो उपन्यास था ना विनोद जी, नदी के द्वीप, हमने उस पर चर्चा की है। नदी के द्वीप पर जी बिल्कुल। रेखा और भुवन का जो रिश्ता था, एक समय के बाद आके वो रिश्ता बिखर गया। रेखा अलग चली गई है ना, और भुवन बाद में गौरा से विवाह कर लेता है। तो उस समय भी शायद बातचीत में हमने ये बात कही थी कि थोड़ा ठीक नहीं लगा, कहीं ना कहीं वो बात, लेकिन बाद में सोचा गया इस पर। हमने जब सोचा तो ये महसूस हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं उसकी मियाद शायद पूरी हो गई, कहीं ना कहीं। तो वो जो उतना वक्त था वही महत्वपूर्ण था, वो जो रेजोनेंस था। बिल्कुल। अब वो जब रेजोनेंस नहीं रहा तो फिर वो जब नज़ाकत ख्याल ख्वाब न रही है, जब वो नज़ाकत ख्याल ख्वाब न रही, तेरे करीब आके भी अब क्या करेंगे हम। वाह वाह। तो ये इतना काफी है कि दिल की ख्वाहिश कोई समझता है। ये जो रेजोनेंस है, फिर चाहे वो प्रैक्टिकली कुछ हो या ना हो, लेकिन वो ही समय आपका चरम आनंद का समय है जब आपके दिल की ख्वाहिश कोई समझता है। पेड़ से खौफ का भय जी, पत्ते पत्ते से खूब डरता है। ये भी बहुत उम्दा शेर है विनोद जी, बधाई हो इस शेर पर। लेकिन कितना ट्रेजिक शेर है, कितना। पेड़ से खौफ का बयान पूछो, पत्ते पत्ते से खूब डरता। पत्ते किसके हैं? पत्ते पेड़ के हैं। और अपने एक एक पत्ते से पेड़ खुद जब डरे, तो आप सोचिए कि पेड़ और पत्तों का रिश्ता कितना कठिन, कितना उलझा हुआ है। यानी आप इसको पेड़ को सिंबॉलिकली ले सकते हैं। कोई घर का बुजुर्ग है, बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा परिवार है, 20-25 लोगों का परिवार है, लेकिन वो अपने बच्चों से, पोतों नातियों से ही डरता है। आज बच्चों का इस प्रकार का व्यवहार हो गया है, तो उस बूढ़े की क्या स्थिति होगी। आप महाभारत के संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं। भीष्म की परेशानी कहाँ से है? अपने ही पत्तों से है, तो उसके ही पोते हैं कौरव और पांडव। बिल्कुल। तो ये जो बात है, तो और अलग से आप किसी रिश्ते को ले सकते हैं। आज स्पाउसेस एक दूसरे से डरते हैं। मैरिज एक अगर पेड़ है तो स्पाउसेस उसके पत्ते हैं। अब राष्ट्र के पेड़ है, तो राष्ट्र विरोधी घटक कौन है? हमारी यहाँ के लोग हैं। तो ये जो अंतर द्वंद्व है, पत्ते पत्ते से खौफ खाना पेड़ का, ये जो इमेज है, बड़ी हॉन्टिंग, बड़ी अभूतपूर्व इमेज है मैं तो कहूँगा। और इससे जितना हम समझने की कोशिश करें इसको, उतना ही कम है। और त्रासदी की जो लेवल है, ये बहुत एक बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी त्रासदी है ये। जब मैंने उसको, अगर हम एरिस्टोटेलियन सेंस में जाएं कि पार्ट्स बिकम मोर डेंजरस एंड इंटीमेटिंग टू द होल, यस। तो ये जो समीकरण है बहुत ही अब शरीर के साथ क्या होता है जब कैंसर होता है? बिल्कुल। तो एक अंग इतना विकसित होने लगता है और विकृत रूप से विकसित होने लगता है कि पूरा शरीर उससे काम जाता है, खत्म भी हो सकता है। तो एक मतलब पत्ता इतना खतरनाक हो जाए, कैंसरस हो जाए जी, ये सारा पेड़ को खत्म कर डाले। बिल्कुल। दस्तखत जिंदगी पढ़े कैसे, लम्हा लम्हा लहू से लिखता है। अब ये भी देखिए, मैंने कहा ना, गजल इस तरह से ऊंची उठ गई, गहरी चली गई कि ये सारे शेर, 2-4 जो आखिरी के शेर हैं खासकर, वो इतने इस स्तर के शेर हैं कि कंपा देते हैं। अब ये भी शेर कंपाने वाला है, कंपकंपी पैदा करने वाला शेर। दस्तखत जिंदगी पढ़े कैसे आपने कहा है, एक जगह आपने कहा है ना कि हर लम्हे का कत्ल किया है, तब जाकर इतिहास रचा है। तो वो तो रच गया, लेकिन जिंदगी
अब कैसे पढ़ेगा दस्तखत? लम्हा लम्हा लहू से लिखता है। इतना वायलेंस, इतना डिस्ट्रक्शन है, इतनी बात है, कोई उलझाव से सुलझाव का रास्ता ही नहीं है जिंदगी के पास, न व्यक्तिगत स्तर पे, न सामाजिक स्तर पे, और कायनाती स्तर पे तो मैं क्या कहूँ। कायनात से तो विनोद जी मैं बड़ा खफा हूँ। जी, कायनात से तो मैं डिसइल्यूजन हो चुका हूँ, लेकिन सिस्टम से भी डिसइल्यूजन होने का वक्त आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत हो गया। अब इस 21st सेंचुरी में हम डिजिटल वर्ल्ड में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहुंच गए, लेकिन हम बेसिक्स ही क्लियर नहीं कर पाए। आज भी अमूमन हर देश में आप देखिए, अदालतों की क्या हालत है, पुलिस की क्या हालत है, सरकार की क्या हालत है, और गरीबों की अभी भी करोड़ों में लोग गरीब हैं। ये कैसे हो सकता है? न्याय व्यवस्था से लेके अपनी ये मेडिकल सिस्टम की क्या हालत है। तो हमने पैसे का इजाद किया कि पैसा सबको अच्छे से स्मूथली दुनिया चले डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उससे क्या हुआ? पैसा क्या है? इट्स अ मींस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन हुआ क्या उससे तो वही हुआ कि कंसंट्रेशन हो गया एक जगह, और उससे हुआ ये कि लोग पैसा छाप के, और अब क्या नहीं कर, अब ये तो अलग बात हो जाएगी फिर। तो यानी 1% लोगों के हाथ में 90% रिसोर्सेज हैं दुनिया के। तो हर सिस्टम इस तरह से अजीब और गरीब हो चुका है। कायनात तो जैसी है वैसी है, उस पर तो हम क्या जाएं, अब वो तो उसको बदल भी नहीं सकते, लेकिन सिस्टम्स को तो हम बदल सकते हैं। और हमने ये जो कंसेप्ट थी डेमोक्रेसी की, सेक्युलरिज्म की, सोशलिज्म की, ये सारे कंसेप्ट इसीलिए लाए गए थे ताकि दुनिया बेहतर हो। अब इसमें भी मैं विनोद जी, एक ट्रेजिक हीरोज होते हैं। हाँ जी, मतलब ऐसे लोग हैं हमारे बीच भी हैं, और अच्छे भी लगते हैं वो लोग उनकी वाहवाही भी करते हैं। नहीं साहब, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल वैलिड हैं, उनका हम थोड़ा ठीक करेंगे, सिस्टम्स को थोड़ा ठीक करेंगे, और पूरी जिंदगियां लगा देते हैं उसमें, और ये हजारों सालों से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब तक क्या हासिल है? अब आप हमें ये सिनिक कह सकते हैं, आप सिनिकल बातें कर रहे हैं, तो लेकिन जो हीरोइक बातें करते हैं, जो सिस्टम्स को ठीक करने की बातें करते हैं, तो क्या आज तक थोड़ा भी ठीक हो पाया? सिस्टम जरा सा भी ठीक हो पाया? कहीं जरा सा 1% ठीक हो पाया? आज से 200 साल पहले जो सिस्टम था और 200 साल बाद 2% भी ठीक हो पाया कोई सिस्टम? नहीं सर, ऐसा लगता है हमें कभी कभी मटेरियल चीज़ों पर एक्सेसिबिलिटी हो सकता है लोगों की बढ़ गई हो, लेकिन ओवरऑल जब हम उसका हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन देखें, कंटेंटमेंट देखें, लोगों का नजरिया देखें, तो वो वैसा ही, वो तो लगभग वैसा ही है। एक उदाहरण लीजिए, न्याय व्यवस्था 200 साल पहले आप कहेंगे कि अंग्रेज न्याय करते थे, मुंसिफ होते थे, बड़े जुल्म होते थे साहब। अब क्या, आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज अब पहले मजदूरों पर बड़े जुल्म होते थे, आज मल्टीनेशनल के अंदर में मजदूरों के साथ क्या हो रहा है? तो ये ऐसे प्रश्न है जहां पर हमें मूक रह करके नहीं हो सकता है, हमें बात करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। हालांकि कहने को तो हरारी कहते हैं विनोद जी कि 3 जो बड़ी समस्याएं हैं, बीमारी, नोवेल हरारी, कि भाई जो प्लेग, फेमाइन एंड डिजीज, नहीं प्लेग तो डिजीज हो गया, वॉर तो युद्ध, और ये बीमारी, और अकाल, इन 3 बड़ी समस्याओं पर इंसान जात ने विजय प्राप्त कर ली है। ये पार्शियल ट्रुथ तो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट ट्रुथ तो कभी भी नहीं हो सकता। और फिर जिस तरह से आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से तो वो पार्शियल ट्रुथ भी कहीं फेड आउट हो जाता है। हरारी साहब, आपका देश ही उलझा हुआ है जंग में। जी क्या छोड़ दीजिए, क्या कहें, आप कहें वार खत्म हो गई? कहाँ खत्म हो गई? जबकि ये वार तो हज़ारों सालों से जारी है। बाइबल से लेकर के चल रही है, भी चल रही है। तो क्या अब प्राइम मिनिस्टर, कल उनके प्राइम मिनिस्टर का इजराइल के बिल्कुल स्टेटमेंट था कि जब तक हम समाप्त नहीं करते हमास को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। कैसे करेंगे? तो ये मैं हरारी जी से इत्तेफाक वैसे नहीं रखता हूँ विनोद जी। ये भ्रम है, ये भ्रम पैदा हो सकता है टेक्नोलॉजी द्वारा। और डिजीज भी खत्म कहाँ हुई? डिजीज कहाँ खत्म? अब कोविड तो अभी आया है। कोविड अभी भी आया, और उस तरह से लाइफस्टाइल डिजीजेस जो पहले नहीं थी, अब हम जी रहे हैं, उतने बहुत ज्यादा घातक है लाइफस्टाइल डिजीज। तो ठीक है, हरारी जी का अपना मत हो सकता है, तो लेकिन वो किताब बेचने के लिए अच्छी बात है कि हम भगवान बनने जा रहे हैं धीरे धीरे। नहीं वो ठीक है, कहने की बातें अपनी जगह ठीक तो है। भगवान है नहीं बात, लेकिन भगवान के जो तस्वुर है, हाँ वही उनका वही कहना है कि हमने ये 3 समस्याएं तो समाप्त कर दी हैं, अब आगामी समय में हम अमर हो जाएंगे या उम्र इतनी बढ़ा देंगे। तो वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम कुल मिला के डेइफाई हो रहे हैं। जी डेइफाई। तो अब तो साहब आपने मुझे वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वो लाइन याद करा दी, मतलब वन डे मोर एम आई डेइफाई, वन डे मोर आई एम डेइफाई।
साइड ये जो है इस कविता की है कि वो क्योंकि वो लास्ट राइड टुगेदर सम्मति दे देती हैं, लास्ट राइड टुगेदर एक साथ। वो कहता है कि लास्ट राइड टुगेदर हमारे साथ चलिए, हाँ जी, बाद में चाहे संबंध समाप्त हो रहा है कोई बात नहीं, तो वो सम्मति दे देती हैं कि हाँ चलिए ठीक है, तो वन डे मोर एम आई डेइफाइड। बहुत सुंदर शब्द है अंग्रेजी का, वन डे मोर आई एम डेइफाइड। तो हरारी जी से भी यही कहते हैं आपकी किताब पढ़ के, वन डे मोर एम आई डेइफाइड। सो ऑन दिस नोट वी वुड लाइक टू टेक योर लीव, और इस वादे के साथ कि किसी और डिस्कशन के साथ राजेश आसुदानी रकीब साहब के साथ हम भी हाजिर होंगे। जरूर आएंगे। नमस्कार। नमस्कार।